Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज स्टार्टेड है 10 का दम सीरीज, जिसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम चैप्टर वाइज भी बनाइए। तो हमने क्या किया, दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों तरीके की रिक्वेस्ट हमने कंसीडर कर ली। हम ऐसी वीडियोस भी लाएंगे जिसमें सारे चैप्टर मिक्स होंगे, जैसे कि हमने आपको 2 पार्ट में दिया, और चैप्टर वाइज भी लाएंगे। तो आपके लिए सारी वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आएंगे और मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप सारे पार्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से करिए, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। हमारी तरफ से गुड विशेष आपके साथ हैं, और बस आप हार्ड वर्क करिए। तो चलिए, आज हमने प्रोबेबिलिटी के 10 बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट इफ E and F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये आपके एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताया गया। देन इवेंट E and F आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। देखिए, एक आपको बताया गया था उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी अगर आपके पास E इंटरसेक्शन F जो है वो 0 आए, या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0 के इक्वल होती है इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक तो ये इवेंट होता है। फिर आपके पास आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि जो उनका इंटरसेक्शन होता है वो उनकी प्रोबेबिलिटीज के मल्टीपल के इक्वल होता है। क्लियर? तो इसने यहां पर आपको बोला है प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इफ देन द इवेंट E एंड F नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। सबसे पहले गिवन बनाइए। गिवन में आपको दे रखा है कि E और F इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, राइट? प्रूव क्या कर रहा है कि E और F नॉट भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन है वो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट के इक्वल है, राइट? अब जो भी चीज आपको प्रूव करनी होती है हम उसकी क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट। अब मैंने इसका फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, वेन डायग्राम सबसे बेस्ट चीज है। ये E सेट है, ये आपका F सेट है, राइट? अगर वो आपसे कहता है E इंटरसेक्शन F नॉट, इसका मतलब होता है ओनली E चाहिए उसको, और ओनली E ये वाला पोर्शन होता है। ओनली E ये वाला पोर्शन होता है। इसका मतलब होता है E में से F वाला पोर्शन हटा दीजिए। तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप फॉर्मूले से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में से अगर आप E इंटरसेक्शन F हटा देंगे तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया। बिल्कुल सिमिलरली अगर E इंटरसेक्शन F होता, E नॉट इंटरसेक्शन F होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F में से आप इंटरसेक्शन जो है वो हटा सकते। तो इस तरीके से वेन डायग्राम की मदद से आपसे आसानी से फॉर्मूले बन जाते हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल क्या था, E इंटरसेक्शन F नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E में से E इंटरसेक्शन F को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है ना? अगर अब इसे वेन डायग्राम में देखें तो हमने आपको अभी भी दिखाया कि आपका E सेट है, या आपका F सेट है, आपको ये वाली चीज निकालनी है, ओनली E वाली। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया। अब आपके पास इसकी वैल्यू दे रखी है, P इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या है, ये हमने यहां पर रिप्लेस कर दी, राइट? फिर इसमें से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट की। कैसे? हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने और ना होने का सम हमेशा कितना होता है, 1। तो अगर 1 में से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस करेंगे तो फेलियर की आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F नॉट आ जाएगी। और यही हमें देखिए राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। तो हमने क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिया, फिर प्रूव दैट बनाया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, सॉल्व किया, राइट हैंड साइड हमारे पास अपने आप आई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय A एंड B आर 1/2 एंड 1/3। यानी A उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसकी 50% चांसेस हैं, B सॉल्व कर लेगा 1/3 रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो आप समझ लीजिए कि आप मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं और मैंने आपको एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, दोनों को अलग अलग। फर्स्ट स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 यानी 50%। नहीं सॉल्व कर पाएगा, उसके चांसेस में 50% हुए। D सॉल्व कर लेगा, उसके चांसेस है 1/3 यानी 33% चांसेस है कि वो सॉल्व कर लेगा, और नहीं सॉल्व कर पाएगा ऑब्वियसली 67%। मैम ये परसेंटेज कैसे निकाल ली? कोई बात नहीं, आप ये भी समझिए कि हाफ आपके चांसेस है सॉल्व करने के और दूसरे पर्सन के 1/3 चांसेस हैं। अब आपसे क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। देखिए, अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गई, अब मैंने 2 स्टूडेंट्स थे मेरे, दोनों स्टूडेंट्स को मैंने ये क्वेश्चन पकड़ाया, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो इसका मतलब ये है कि A ने सॉल्व कर ली, B ने सॉल्व नहीं करी। यही हुआ होगा, या तो ये हुआ होगा, या फिर जब या फिर आता है तो प्लस आ जाता है।
ए सॉल्व नहीं कर पाया होगा, बी ने सॉल्व कर लिया होगा। प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना, किसी ने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ए ने सॉल्व करा, बी ने नहीं करा, बी ने करा, ए ने नहीं करा, या फिर हो सकता है दोनों ने सॉल्व करा। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं, ये तीनों ऑप्शन इस पार्ट में बनेगी, राइट। फिर हमसे ये भी पूछा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, कि सिर्फ एक ने सॉल्व करा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आंसर आ गया आपके पास। अब इसके लिए हमें यहाँ पर ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और ए के ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तभी हम इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो हमने यही किया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, उसके चांसेस कितने हैं 1/2। नहीं सॉल्व कर पाएगा, इसके चांसेस 1/2। कैसे निकाले, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 माइनस कर दी। सेम बी सॉल्व कर लेगा, उसके 1/3 चांसेस है। नहीं सॉल्व कर पाएगा, 1 में से 1/3 को माइनस कर दीजिए, 2/3। तो ये ए के सॉल्व करने के चांसेस, नहीं सॉल्व करने के चांसेस, बी के सॉल्व करने के चांसेस, बी के नहीं सॉल्व करने के चांसेस। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये बोला गया था प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और इसके लिए हमने आपको बताया अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो ओनली ए ने सॉल्व किया, या तो प्लस या बी ने सॉल्व करा, या दोनों ने सॉल्व करा। बस अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं, ए ने सॉल्व करा 1/2, बी नहीं कर पाया 2/3 इंटू में। यहाँ पर इंटू क्यों है, क्योंकि दोनों को काम दिया गया, ये भी सॉल्व कर रहा है, ये भी सॉल्व कर रहा है, पर ये सॉल्व कर पाया, ये नहीं कर पाया। अब या तो फिर ये हुआ होगा ए ने सॉल्व नहीं किया होगा और बी ने सॉल्व कर दिया होगा, प्लस दोनों ने सॉल्व किया, ए ने भी सॉल्व करा, बी ने भी सॉल्व करा। तो उसको सॉल्व करेंगे 2/6, 1/6, 1/6, दैट इज 4/6। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 2/3। इसी के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, किसी एक ने सॉल्व करा है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। तो ए ने सॉल्व करा, बी ने नहीं, और ए ने सॉल्व नहीं करा, बी ने। तो ए के सॉल्व करने के चांसेस, ये देखिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरी सॉल्व करी थी, तो 2/6 और 1/6 को प्लस कर देंगे 3/6, यानी आपका आंसर आ गया 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस, मतलब वो सच बोलता है, इसके 60% चांसेस है, तो झूठ बोलता है इसके कितने परसेंट चांसेस होंगे, 40%। बी इन 90% ऑफ द केसेस, मतलब बी के सच बोलने के चांसेस है 90%, तो झूठ बोलने के चांसेस हो गए 10%। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। देखिए परसेंट लिखने से घबराइएगा मत, प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो परसेंटेज में ही निकलता है ना, क्योंकि 0.3 है तो भी उसका मतलब 30% है, 3/10 है तो भी उसका मतलब 30% है। तो बस आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब ऑब्वियस है कि ए सच बोल रहा हो तो बी झूठ बोल रहा हो, तभी कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना। जब दोनों ही सच बोल रहे हैं तो सही बात ही बोलेंगे ना। तो ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या तो ये हुआ कॉन्ट्राडिक्शन में, या फिर ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है। यही आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, राइट। तो यहां पर हमने ए लिया, ट्रुथ बोलता है, ए नॉट हो गया, वो सच नहीं बोलता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, सच बोलता है 60%, सच नहीं बोलता 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 6/10 को, तो 4/10 या 40% आप ऑब्वियसली बात अंदाजा लगा सकते हैं कि वो झूठ बोलता है। बी सच बोलता है, इसके चांसेस है 90%, तो बी झूठ बोलता है, इसके चांसेस कितने हो जाएंगे 10%, विच इज 1/10। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी थी, कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। तो कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या फिर ए झूठ बोल रहा है, बी सच बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है इनके रिस्पेक्टिव, ए सच बोलेगा 6/10, बी झूठ बोलेगा 1/10, या फिर ए झूठ बोल रहा है 4/10 और बी सच बोल रहा है 9/10। इसको हमने सॉल्व करा, 6/100 प्लस 36/100 42/100, यानी 42% चांसेस हैं कि ये दोनों एक दूसरे के स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग इन अ स्कूल इन अ टाइम ऑफ 3/7 एंड 5/7। तो अगर ए टाइम पे पहुंच जाता है 3/7 है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो नहीं पहुंचे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए 4/7। बी टाइम पे पहुंच जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/7, टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो 2/7। एज्यूमिंग दैट इवेंट A coming in time and B coming in time, ठीक है, are independent, okay, find the probability that only one of them coming to school on a time। वो कह रहा है कोई एक ही टाइम पे पहुंचा है, इसका मतलब ये है अगर A टाइम पे पहुंच रहा है तो B लेट है, या फिर A लेट है तो B टाइम पे पहुंचा। यही हुआ ना, मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात ही है, लेकिन अलग तरीके से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया था। ये सब जो हम क्वेश्चन आपके साथ लेकर आ रहे हैं, ये सब लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अलग हैं थोड़े से हटकर, वो हम आपके पास लेकर आए हैं। चलिए देखिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। उसने कहा कोई एक ही टाइम पे पहुंच रहा है, इसका मतलब A टाइम पे पहुंच रहा है, B लेट हो रहा है, या फिर जब भी या फिर आएगा तो प्लस A लेट हो रहा है और B टाइम पे पहुंच रहा है। तो बस इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज पहले निकाल लीजिए। ए टाइम पर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7। ए लेट हो जाएगा, 1 में से इसे माइनस करिएगा, कितना आ गया 7 - 3 4/7।
बी टाइम पे पहुंचे 5/7, टाइम पे नहीं पहुंच पाए 2/7। बस अब हमें बताना था कि उनमें से एक ही स्कूल में टाइम पे पहुंच पाया, तो ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, ए टाइम पे पहुंचा बी नहीं, और ए नहीं पहुंचा बी टाइम पर। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, ए टाइम पे पहुंचे 3/7, बी नहीं पहुंचा 2/7, प्लस ए नहीं पहुंच पाया 4/7, और ये तो आपके पास आ जाएगा 6/49 एंड 20/49, 26/49। और अगर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हो तो उसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये परसेंटेज बोल देता तो इंटू 100 करके इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ 30 साइंटिस्ट वर्किंग ऑन एन एक्सपेरिमेंट, 20 नेवर कमिट एरर इन देयर वर्क, यानी 30 साइंटिस्ट में से 20 ऐसे हैं जिनसे आज तक गलती नहीं हुई। ऑन आर रिपोर्टिंग रिजल्ट इलेबोरेटली, लेकिन 10 से कभी कभार गलती हो सकती है। तो 30 में से दो ग्रुप बन गए, एक जिनका एक्सपेरिमेंट हमेशा सही रह जाता है, और 10 है जिनका कई बार रिपोर्टिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। 2 साइंटिस्ट आर सेलेक्टेड, कितने साइंटिस्ट आपने सेलेक्ट करे? 2 साइंटिस्ट आपने सेलेक्ट करे एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्टेड साइंटिस्ट। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान देना होता है किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, जो लोग एरर करते हैं या जो एरर नहीं करती, बहुत जरूरी होता है। Who never commit error, तो आपकी जो सक्सेस हो गई ना वो ये हो गई, Who never commit सक्सेस। और एन आपके पास ये हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको 3 चीजें चाहिए, कितनी बार वो चीज करी गई है, कितने लोगों को फाइंड आउट करा गया है, दूसरा सक्सेस, और फिर फेलियर तो पता लग ही जाता है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जिन लोगों ने एरर कमिट नहीं करी। और यहां पर 2 साइंटिस्ट आपने सेलेक्ट करे, तो हो सकता है एक भी साइंटिस्ट ऐसा ना निकले, आपने 2 साइंटिस्ट पिक करे 30 में से, ऐसा हो सकता है ना कि एक भी साइंटिस्ट ऐसा ना निकले जिसने एरर कमिट ना करी हो, एक साइंटिस्ट निकले या दोनों के दोनों ही साइंटिस्ट ऐसे निकले। तो हमें ये देखना है कि हमारी सक्सेस के चांसेस क्या हो सकते हैं। हो सकता है दोनों साइंटिस्ट में से एक भी बार हमें सक्सेस नहीं मिली, यानी दोनों ही जो आपके पास अदर कैटेगरी वाले हैं जिनके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो सकती है वो हो गए, या फिर एक ठीक निकला एक नहीं, या फिर दोनों ठीक निकले। तो ये सारे ऑप्शंस को जब हम लिखते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं आपके पास, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए सबसे पहले हमने लिखा कि आपके पास टोटल 30 साइंटिस्ट हैं, जिसमें से नेवर कमिट एरर वाले कितने हैं? 20, दैट इज सक्सेस। और जो कमिट एरर कर सकते हैं वो कितने हो गए? 10। ये अब आपका फेलियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। और एन कितना है आपके पास? 2, क्योंकि आपके 2 साइंटिस्ट हैं। तो सक्सेस कितनी बार हो सकती है? अगर आपने 2 साइंटिस्ट पिक करे, हो सकता है एक भी बार आपके पास सक्सेस ना आए, यानी दोनों बार ही आपके जो दोनों लोग थे वो इसमें से आ गए। एक सक्सेस आई, मतलब एक पर्सन आपका इसमें से आ गया, एक पर्सन इसमें से आ गया। 2 बार सक्सेस आई तो हो सकता है दोनों के दोनों इसमें से आ गए। तो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन हो तो कोशिश करो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो, वो ज्यादा बेटर रहता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें ये तो नहीं लिखा ना एक साइंटिस्ट को आप बुला लोगे तो वापस उसको वापस भेज दोगे, तो जब तक विद रिप्लेसमेंट ना हो आप कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करो सेलेक्ट करने के लिए खास तौर पर। तो यहाँ पर आपने पर्सन सेलेक्ट करनी है, बॉल सेलेक्ट करनी है, वहां पर आपको कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी एक भी बार आपको सक्सेस नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ? 10 में से ही आपके दोनों आ गए और 20 में से आपका एक भी साइंटिस्ट नहीं आया, होल अपॉन में 30C2। तो 20C0 कितना होगा? 1। अब 10C2 को मैं सॉल्व करने का सिंपल तरीका आपको बता रही हूं। 10 को 2 प्लेसेस तक उल्टा लिखो, 10 इंटू 9, और 2 को भी लिखो 2 इंटू 1। ऐसे देखो 30 को भी 30 इंटू 29 और नीचे क्या 2 इंटू 1। अब ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1 से कट जाएगा, ये काट देंगे आप, तो ये 9/87 आपके पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद है एक बार सक्सेस मिली। इसका मतलब क्या था? सक्सेस में से एक बार आ गया और फेलियर में से, यानी 20C1 और 10C1। 20C1, 20 को कितनी बार ओपन करना पड़ेगा? एक ही बार, तो 20 लिख दिया। तो 20C1 और 10C1 तो 20 और 10 हो गए। लेकिन 30C2 को कैसे खोलोगे? जैसे हमने नीचे खोला 30 इंटू 29, फिर उसके अपॉन में 2 इंटू 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए ये आपके पास 15 हो गया यहाँ पर, फिर इसे कट कर लीजिए 5 के टेबल से, आपके पास आंसर आ गया 40/87। 2 बार सक्सेस मिली, यानी दोनों बार यहां से आ गया 20C2 और 10C0, दैट इज 30C2। तो इसे क्या करेंगे? 20 इंटू 19/2 इंटू 1। ऐसे इसको कैसे ओपन करेंगे? 30 इंटू 29/2 इंटू 1। ये इससे कट गया। अब इसे सॉल्व करिए, आपके पास आंसर कितना आएगा? 38/87। अब इसे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाया जाता है? आपके पास यहाँ पर आता है x, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो x की वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकती है। तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 9/87, इसकी प्रोबेबिलिटी आई है 40/87 और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 38/87, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3 पर्सन A, B एंड C अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी।
चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन ABC आर इन द रेशो 1:2:4। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अकाउंट्स करते हैं, अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, रेशो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ए के सिलेक्शन के अगर आपको चांसेस निकालने हैं तो इट्स 1 बाय टोटल रेशो कितना है 4, 6 एंड 1। तो इसका मतलब ए के सिलेक्शन के चांसेस है 1/7, बी के सिलेक्शन के चांसेस है 2/7 और 4 के सिलेक्शन के चांसेस है 4/7। सॉरी, सी के सिलेक्शन के चांसेस। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस टू इंप्रूव द प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर इनमें से कोई भी पर्सन सेलेक्ट होता है तो उनकी वजह आने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि अगर ए सेलेक्ट हुआ तो 0.8 यानी 80% चांसेस है कि वो प्रॉफिट को इंप्रूव कर देगा कंपनी की। बी अगर सेलेक्ट होता है तो 0.5% यानी 50% चांसेस है, और अगर सी सेलेक्ट होता है तो 0.3 यानी 30% चांसेस है कि वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देगा। इफ द कंपनी डज टेक प्लेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहां पर है इफ द चेंजेस डजंट टेक प्लेस, राइट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी थी वो थी चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी, कि अगर ये तीनों सेलेक्ट होते हैं तो 80% चांसेस है, 50% चांसेस है, 30% चांसेस है कि प्रॉफिट में चेंज आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, इफ द चेंजेस डजंट टेक प्लेस, यानी इन तीनों के आने पर भी अगर प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं आया तो यहां पर आपको एक कॉमन चीज दे रखी है और आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। देखिए, सबसे पहली बात तो कई लोग ये कहते हैं कि बेस को बचाने में दिक्कत होती है, तो मुझे लगता है कि सबसे आसान चीज है, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि पहले यहां पर क्वेश्चन में ये बात बताएगा कि पहले इन तीनों की सिलेक्शन होगी, जो सेलेक्ट होके आएगा उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा, है ना। उसके बाद हमें पता चलेगा कि 80% लेना है, 50 लेना है, 30 लेना है। तो बहुत ऑब्वियस है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। तो पहले हम ये लिख रहे हैं E1, E2, E3 इवेंट। E1 इवेंट क्या है कि सिलेक्शन ऑफ ए हो जाएगा, E2 इवेंट है सिलेक्शन ऑफ बी हो जाएगा, E3 इवेंट है सिलेक्शन ऑफ सी हो जाएगा। कॉमन है चेंजेस इन प्रॉफिट डजंट टेक प्लेस, है ना। यहां पर क्या है, प्रॉफिट में जो है चेंज नहीं हुआ, ये ध्यान रखने की बात है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी होगी, तो मैंने बताया था 1। ए के सिलेक्ट करने के चांसेस कितने रेशो दे रखा है 1:2:4, इट्स 1/7। इसका टोटल देखिए 7 है आपके पास, तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। ये किन की प्रोबेबिलिटीज हो गई, ए सेलेक्ट होगा, बी सेलेक्ट होगा, सी सेलेक्ट होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ए सेलेक्ट होता है और प्रॉफिट में चेंज नहीं आता, E1/A का मतलब क्या है, अगर ए सेलेक्ट हुआ और प्रॉफिट में चेंज नहीं आया तो 1 में से हमें सक्सेस यानी 80% को माइनस करना पड़ेगा, 20% चांसेस है कि प्रॉफिट में चेंज नहीं आएगा। बी सेलेक्ट हुआ और प्रॉफिट में चेंज नहीं आया, 1 - 0.5 कितना आ गया 0.5। और सी सेलेक्ट हुआ और प्रॉफिट में चेंज नहीं आया, प्रॉफिट में चेंज आने की प्रोबेबिलिटी 30% थी, तो 1 में से उसको माइनस कर दीजिए 70% चांसेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो इस क्वेश्चन में आपको समझने की जरूरत थी, और एक रेशो वाली चीज, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया अपॉइंटमेंट ऑफ सी, यानी वापस अगर E1, E2, E3 पर आ जाता है तो ये बेस थ्योरम होता है, नहीं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है। तो अभी फिलहाल उसने कहा C/2 है, यानी आपको E3/A निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू दिस, यानी 4/7 इंटू 0.7, ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। टोटल कितना होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट, दैट इज 7/10 या 0.7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 2n+1 कॉइन्स, मतलब टोटल उसमें कॉइन्स हैं 2n+1, ठीक है। इट इज नोन दैट n-1 ऑफ दीज कॉइन्स हैव अ हेड ऑन बोथ साइड, यानी अनफेयर कॉइन है, दोनों साइड हेड है उसका, ठीक है ना। तो 2n+1 कॉइन्स है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता नहीं है, इसमें से इतने कॉइन तो 2 हेडेड कॉइन है, बाकी के बचे हुए whereas the rest of the coin are fair coin, ठीक है, मतलब उसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल है, ठीक है। A coin is picked up, आपने एक कॉइन निकाला at random from the bag and it is tossed, मतलब पहले कॉइन निकालना फिर टॉस करना है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉस रिजल्ट इन अ हेड, तो कॉमन दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे ही दिया गया। ये बात तो पक्की है कि बेस का क्वेश्चन था, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n, यानी यहां पर जो n है इसकी वैल्यू आपके पास क्या है। तो सबसे पहले देखिए, टोटल आपके पास कॉइन्स हैं 2n+1 कॉइन्स, जिसमें से आपके पास 2 हेडेड कॉइन या अनफेयर कॉइन जिसको बोल सकते हैं वो n-1 थे। अब आपको निकालने अदर यानी फेयर कॉइन कितने हैं आपके पास, तो फेयर कॉइन कैसे निकालेंगे, 2n+1 में से इसे माइनस कर देंगे, तो ध्यान से -n+1, तो आ गया n+2 कॉइन, यानी इस बैग में n+2 तो फेयर कॉइन्स हैं और n-1 आपके पास 2 हेडेड कॉइन्स हैं, राइट। अगर बात करी जाए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, तो सबसे पहले आपने कॉइन चूज करा,
उसके बाद आपने उसको टॉस करके हेड देखा होगा। तो यहाँ पर E1 E2 क्लियर है कि टू हेडेड कॉइन या फिर फेयर कॉइन, और ए इवेंट भी क्लियर है कि आपके पास हेड आया। तो यहाँ पर देखिए E1 इवेंट हमने लिया टू हेडेड कॉइन, E2 इवेंट लिया फेयर कॉइन चूज किया, उसके बाद हमने टॉस करा और कॉमन आया हेड आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 टू हेडेड कॉइन हम चूज करेंगे तो फेवरेबल नंबर आउटकम्स है n-1 अपॉन 2n+1, और हमने फेयर कॉइन चूज करा उसकी प्रोबेबिलिटी n/2 अपॉन में 2n+1। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, कॉमन चीज क्या है? गेटिंग हेड। अगर आपने कॉइन 1 चूज करा और आपके पास हेड आया तो इसके चांसेस है 100%, क्योंकि वो दोनों तरफ ही हेड है। 100% मीन्स 1। और अगर आपने कॉइन 2 चूज करा और हेड आया तो उसके चांसेस हाफ हैं, क्योंकि एक फेयर कॉइन है जिसमें हेड भी है और टेल भी है। अब इसने आपको जो प्रोबेबिलिटी दे दी थी वो थी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थी। अगर ये कहता कि आपने टू हेडेड कॉइन चूज किया था उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो जब E1 E2 की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है वापस, तो ये आपके पास कंडीशन बेस थ्योरम होता है। लेकिन जब ये ए के बारे में बात करता है, ए यहां पर क्या था? हेड आना, है ना, तो वो होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज दिस वन, तो ये हमें ऑलरेडी दे रखा है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, और हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2। यहाँ पर E3 नहीं है, तो अगर होता तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते थे ना। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 31 अपॉन 42। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास ये था, A अपॉन E1 आपके पास 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपके पास ये, और A अपॉन E2 था आपका हाफ। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है। एलसीएम लिया 2n+1, ऊपर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+2 एज इट इज। ये वाले 2 से हमने काट दिया 21, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास n की वैल्यू आ गई 31। है ना बढ़िया क्वेश्चन? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक एडवाइस हम आपको जरूर देंगे, जैसे भी आप हमारे क्वेश्चंस देख रहे हैं वीडियोस में से, आपको लगता है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। पर आपको जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं उनको एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आप उनको खुद से ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर जहां आप अटक रहे हैं उसको देखने की कोशिश करिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा जब तक आप एग्जाम में करेंगे। क्योंकि सिर्फ देखने से, वीडियोस को देखने से आप उन चीजों को नहीं कर सकते जब तक आप उसकी हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको लगता है ये बहुत सिंपल है, कुछ थोड़े से अलग से हैं, तो उन क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करिए पॉज करके, और फिर पूरी वीडियो खत्म होने के बाद उसको ट्राई जरूर करिए। राइट? अपने पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार करिए आपके हिसाब से, जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे हमारे 10 कदम सीरीज के अंदर, उन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करनी है आपने। रोज आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। इसका मतलब 4 में से 3 चांसेस है कि वो सच बोलता है, तो बहुत ऑब्वियस है कि 4 में से 1 चांसेस है कि वो झूठ बोलता है ना। तो इसका मतलब 25% चांसेस, 1/4 का मतलब कितना होता है? 25% चांसेस है कि वो झूठ बोलता है, 75% चांसेस है कि वो सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। बेसिकली उसको एक डाई थ्रो करना है, और डाई थ्रो करने पर 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और फिर उसको ये रिपोर्ट करना है कि 6 आया है या नहीं आया है ना। 6 के बारे में रिपोर्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, और हमने जो प्रोबेबिलिटी का वन शॉट बनाया उसमें भी ये जरूर डाला है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से आता है, वैल्यूज चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। तो सबसे पहले तो कॉइन को टॉस किया गया, सॉरी डाई को थ्रो किया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसमें 6 आया भी है या नहीं आया। तो E1 E2 इवेंट तो यही होगा। तो E1 इवेंट है कि 6 आया, और E2 इवेंट है 6 नहीं आया। अब कॉमन चीज क्या है कि उसको रिपोर्ट करना है कि 6 आया। अब देखिए 6 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप डाई थ्रो करते हैं तो उसमें एक ही चांसेस होते हैं 6 आने के, 1/6। 6 नहीं आएगा, इसके चांसेस कितने हैं? 5/6। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 6 आया और उसने 6 रिपोर्ट किया तो वो सच बोल रहा है, और उसके चांसेस कितने हैं? 3/4। और अगर 6 नहीं आया और वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया, नीचे वाली बात को पहले समझिए कि अगर 6 नहीं आया था E2 इवेंट और फिर भी उसने रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया, तो वो झूठ बोल रहा है, यानी 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। राइट? अब आपसे क्या कहता है? अगर आपसे कहे कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालिए कि 6 आया है, ये रिपोर्ट करा है उसने 6, अगर ए पर फोकस करे तो टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। लेकिन अगर E1 E2 इवेंट पर आ जाए तो ये बेस होगा। तो इसने कहा एक्चुअली 6 आया था, तो इसका मतलब E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो E1 अपॉन ए पूछ रहा है। कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आती है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। तो 1/6 इंटू 3/4 अपॉन में 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। सॉल्व करिए, आंसर आपके पास आ जाएगा 3/8। राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्न कंटेन 3 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल, 4 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल मत करिएगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो इसमें हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एन क्या होगा, तो सबसे पहली बार आपने कितनी बॉल्स निकाली हैं, 4, तो एन हो गया 4। सक्सेस क्या है, रेड बॉल। तो आप देखिए 3 व्हाइट है, 6 रेड बॉल है, तो सक्सेस आपकी हो जाएगी रेड बॉल के रिस्पेक्ट में, तो 6 by 9 आपकी सक्सेस हो गया। और फेलियर, क्यू को हम फेलियर कहते हैं, 3 by 9 आपकी फेलियर हो गया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो एन हमें क्लियर है, पी हमें क्लियर है, दैट इज सिंप्लीफाई करके 2 by 3, फेलियर भी हमें क्लियर है। तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो एन से ही डिसाइड होती है, यानी या तो 0 सक्सेस मिलेगी, यानी आपने 4 बॉल निकाली, एक भी रेड नहीं निकलेगी, एक रेड निकलेगी या 2 रेड निकलेंगी या 3 रेड निकलेंगी या 4 रेड निकलेंगी, कुछ भी हो सकता है सर, सारे चांसेस आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले एक भी जो है रेड ना निकली, उसके चांसेस क्या होंगे आपके पास, देखिए। अब आप कहेंगे मैम आपने कॉम्बिनेशन मना किया, बट यहाँ आप कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ये अलग होता है। अगर आप ऐसे करते कि 6 में से आपके पास 0 रेड आ रही है, 3 में से आपके पास जो है वो सारी बॉल आ रही है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम मना कर रहे हैं यहाँ पर। ये अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन है कि आगे पीछे जो आपके पास हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपने एक बार रेड ली, अभी जो पहली रेड आई है ये हो सकता है पहली रेड आई हो, बाकी 3 ना आई हो, दूसरी, तो उस अरेंजमेंट के लिए कोफिशिएंट लगता है, पर हमने वैसे कॉम्बिनेशन नहीं लगाई, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 में से आपको एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, इसका मतलब चारों बार आपको फेलियर मिला, तो 1 by 3 इंटू 1 by 3 इंटू 1 by 3, तो हमने लिख दिया 1 by 3 की पावर 4 ना। 4C 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये आ गया 1/81, तो आंसर आ गया ये। अब एक बार सक्सेस मिली, तो 4 में से एक बार सक्सेस मिली, यानी आपको 2 by 3 एक बार मिला, और बाकी 1 by 4 कितनी बार मिला, 3 बार, ठीक है। तो 4C1 की वैल्यू होती है 4, दैट इज 2 by 3 एंड दैट इज 1/27, तो ये आ जाएगा आपका 8/81, राइट। फिर 2 बार सक्सेस मिली आपको, तो इसका मतलब क्या है, 4C2 यानी 2 by 3 कितनी बार मिला आपको, 2 बार, और फेलियर आपको कितनी बार मिला, 2 बार। 4C2 की वैल्यू आपके पास कैसे कैलकुलेट होगी, देखिए 4 को कितनी बार ओपन करेंगे, 2 प्लेस, तो ये आ जाएगा 4 into 3, और नीचे 2 को 2 प्लेस तक 2 into 1, बेटर तरीका है ये। तो ये कितना आ गया आपके पास, 6। नाउ ये आ गया 4/9 और ये आ गया 1/9, तो ये कितना आ जाएगा 4/81, तो ये आ गया आपके पास 24/81, क्लियर। फिर आपको 3 बार सक्सेस मिली, तो 4C3 2 by 3 की पावर 3 एंड 1 by 3 की पावर 1, 4C3 की वैल्यू। अब देखिए इसको 3 प्लेसेस में मत खोलिए, 4C3 कभी भी इनका डिफरेंस आप देखेंगे 1 है, तो आंसर यही आ जाता है जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 4। इन 2 में ये आ गया आपके पास 8/81, तो ये हो गया 32/81, क्लियर। अभी आपके पास है 4C4, तो इसका मतलब आपको चारों बार सक्सेस मिल गई, और ये 1 by 3 की पावर 0। अब मुझे पता है कि इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को ये है कि मैम हमको ये ओपन करना नहीं आएगा, तो उसके लिए हम आपको एक हिंट देते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए कभी भी याद रखिए 4C0 आ जाए, 5C0 आ जाए, 6C0 आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए 4C4, 5C5, 6C6, मतलब बेसिकली NC0 आ जाए, तो आपके पास आंसर कितना होता है, आपके पास 1। और अगर आपके पास NCN आ जाए तब भी आंसर कितना होता है, 1। एक तो ये चीज याद रखिए, ठीक है। दूसरा, जैसे अगर मान लीजिए 4C2 निकालना है आपने, तो आप कितने प्लेसेस तक खोलोगे, जितने यहां लिखे हुए हैं, यानी 4 into 3 एंड 2 into 1। फॉर एग्जाम्पल 5C2 है, तो 5 into 4 और नीचे भी 2 into 1, सिंपल तरीका, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर मान लो 7C3 होता, तो कितना खोलोगे, 7, 6, 5, 3 प्लेसेस तक, और नीचे भी 3, 2, 1। आई होप ये आपको मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 5C4 इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो 5 आंसर आ जाएगा। अगर है 6C5 इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो 6 आ जाएगा। 7C6 तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं, आप इन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ये चीजें सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा, राइट। तो इसके बाद इस सारी इन्फॉर्मेशन को हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रेजेंट कर दिया, 0 पर 1/81 और 1 पर जो भी आपकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 बल्ब्स विच इंक्लूड 3 डिफेक्टिव, यानी 10 में से 3 डिफेक्टिव है और 7 नॉन डिफेक्टिव है, तो ये डिफेक्टिव और ये नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। 2 बल्ब आपने निकाले, सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव बल्ब आपकी सक्सेस हो गई, ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव आपका फेलियर हो गया, तो ये आपका सक्सेस है और ये आपका फेलियर है,
ठीक है। और क्वेश्चन में क्योंकि विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ तो विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, और इसमें हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे सिलेक्शन लगाने के लिए। अब हमें एन, कितने बल्ब्स आपने लिए थे, 2 बल्ब सैंपल के तौर पे लिए थे, और आपसे पूछ रहा है कि उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। उसका मतलब ये होता है कि आपने चेक करना है कि 2 में से हो सकता है एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना निकले, क्योंकि यही आपकी सक्सेस है, डिफेक्टिव। एक बल्ब डिफेक्टिव निकले या 2 डिफेक्टिव निकले। तो सबसे पहले एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना निकले, एक बल्ब आपके पास डिफेक्टिव निकले और दोनों बल्ब डिफेक्टिव निकले। जब हम ऑलरेडी कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो हमको वो कोफिशिएंट नहीं लगाने पड़ते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया। इस तरीके से देखिए, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में ऐसे कोफिशिएंट्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप विद रिप्लेसमेंट में और विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन में तो हम सिलेक्शन ही कॉम्बिनेशन से करेंगे, यानी एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, क्योंकि यही हमारी सक्सेस है। एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, इसका मतलब यहां से आपके दोनों के दोनों बल्ब आए 7C2 और 3 में से कोई भी नहीं आया, अपॉन 10 में से आपके 2 आए, ठीक है। एक डिफेक्टिव आया तो 7 में से 1 आया और डिफेक्टिव में से 1 आ गया, अपॉन 10 में से 2 आ गए। सिमिलरली दोनों डिफेक्टिव आ गए तो 3 में से दोनों आ गए और 7 में से कोई नहीं आया, अपॉन 10C2, ठीक है। तो यहां पर एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, एक डिफेक्टिव आया, 2 डिफेक्टिव आया। अब बारी आई इनकी वैल्यू कैलकुलेशन की। तो आप बताओ 7C2 कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी अगर आपने ध्यान से सुना तो 7 इंटू 6, 2 प्लेस खोलो, 2 इंटू 1, तो ये कट गया 21, और 3C0 बताया था 1 होता है, तो ये आ गया 21। नीचे 10 इंटू 9 और 2 इंटू 1, तो ये कट गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास 5 इंटू 9, ये 3 के टेबल से कट रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा 7/15। क्लियर। 7C1 7 होता है, 3C1 3 होता है। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी अभी 45, ठीक है। इसे काट दीजिए, ये आ गया फिर से 7/15। 3C2 कैसे कैलकुलेट होगा, इनका डिफरेंस देखो 1 आ रहा है ना, तो आंसर आ जाएगा 3, और 7C0 1 होता है। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है 45, तो ये कितना आ गया 1/15। बस अब आप इन्हें टेबल में वैल्यू रख दीजिए। 0 सक्सेस की 7/15, 1 की 7/15 और 2 की 1/15। तो ये थे आपके प्रोबेबिलिटी के 10 अलग क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना मोटिवेशन हमारे साथ जरूर रखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे वीडियोस डालने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।